हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। मैं जानता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और कंपटीशन की तैयारी के लिए भी बहुत उत्सुक होंगे। और उसी तरफ से हम लोग बीएचयू वर्ल्ड की हमारी टीम है। हम लोग बीएचयू वर्ल्ड की तरफ से हैं और आपको बीकॉम एंट्रेंस के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस टाइम 2017 में आप बीकॉम एंट्रेंस देंगे। और एक खास बात मैं बता दूं, यहाँ पर हम लोग सभी फाइनेंस, मार्केट और बैंकिंग डिपार्टमेंट के हैं। बीकॉम के खुद हम लोग स्टूडेंट हैं बीएचयू के। और हम लोग के सामने जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं इंट्रेंस को लेकर, कोचिंग के डिसीजन को लेकर, कौन सी बुक पढ़ें और कैसा टॉपिक होना चाहिए, और 2016 में जब इन्होंने पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया तो बहुत ही मुश्किल होने लगी स्टूडेंट्स को। तो उसी पूरे पेपर का 2 साल का और उसके सारे टॉपिक्स हम लोगों ने बहुत बारीकी से पढ़े हैं। अब उन्हीं का हम आपके सामने इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आपको अच्छे से अच्छे तरीके से कैसे आ जाए आपको, उसी पे हम फोकस करेंगे। और पहले हम आपको टॉपिक्स के बारे में बता दे रहे हैं जो इस बार हाईलाइटिंग टॉपिक्स हैं। तो फ्रेंड्स, टॉपिक्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। पहला टॉपिक है अकाउंटेंसी एंड सेकंड टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। थर्ड टॉपिक है इकोनॉमिक्स। फोर्थ है मनी एंड बैंकिंग। सिक्स्थ है बिजनेस मैथमेटिक्स। सेवन है बेसिक कंप्यूटर। एट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नाइन है बिजनेस मैनेजमेंट। और 10 है करंट इकोनॉमिक्स एंड अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, इसी क्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, कॉमर्स तो आप सभी ने पढ़ा है, मगर आपको ज़रूरत क्या है जो कॉमर्स से हटके है। तो हम लोग अपनी टॉपिक की भी शुरुआत भी वहीं से करेंगे, कॉमर्स से हटके करेंगे, जिससे आपको पहले उन सब का नॉलेज हो जिनको बारे में आप बिल्कुल नहीं पढ़े। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं पहले करंट इकोनॉमिक्स एंड अफेयर्स से। तो फ्रेंड्स, मैं करंट इकोनॉमिक्स एंड अफेयर्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप ये मान के चलें देश में क्या हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है, आपके बजट नीतियाँ कैसी हैं। और उसके लिए मैं प्रेफरेंशियल बुक के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी प्रेफरेंशियल बुक है आपके लिए। तो आप ये जानते हैं कि हमारा इस बार बजट जल्दी आ गया है, हाँ, और ये बजट फरवरी में आया है। तो इससे हाईलाइटिंग फीचर ये है आपका आपका डीमोनेटाइजेशन, ये भी है इम्पॉर्टेंट। और आपके जो क्या कहते हैं रक्षा मंत्री, ये चेंज हुए हैं, गए भी और चेंज भी हो गए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में आपके अरुण जेटली सर और जो आरबीआई के गवर्नर नए बने और पुराने जब गए तो उस टाइम जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या थी और जीडीपी किस प्रकार से ग्रोथ रेट कर रही थी, और डिमोनेटाइजेशन से पहले क्या था और उसके बाद क्या था, और इन मेन सबसे। टॉपिक ये है कि पंचवर्षीय योजनाएं हर बार आती हैं, उसके बारे में पढ़ लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, सभी जो पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ लीजिए कि किस टॉपिक में क्या था, किस पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ का प्रोडक्शन था, क्या क्या था क्या नहीं था, उसके बारे में पढ़ लीजिए। और अभी क्या चल रही है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और फ्रेंड्स, प्रेफरेंशियल बुक के बारे में आपको बता दूं कि करंट इकोनॉमिक्स एंड अफेयर्स के लिए तो ये प्रेफरेंशियल बुक है जो मैं आपको बताऊंगा। ये है करंट अफेयर्स घटना चक्र की आती है और इसमें पूरे साल भर का होता है। ये समसामयिकी के नाम से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स, इस बुक को आप अच्छे से देख लें। थोड़ा ये उल्टा दिख रहा होगा आप लोग के स्क्रीन, मगर बुक वही है, आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और ये बुक आपके करंट इकोनॉमिक्स एंड अफेयर्स के लिए एनफ है, आप इसके लिए बिल्कुल परेशान हो। अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे। फ्रेंड्स, आते हैं कंप्यूटर पे, बेसिक कंप्यूटर पे। विनय भाई आपको पूरा नॉलेज देंगे बेसिक कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर के टेक्निकल गुरु जी हैं ये पूरा नॉलेज देने वाले हैं आपको। अब आप इनसे कंप्यूटर के बारे में जानें। तो दोस्तों, कंप्यूटर में कुछ ज़्यादा टफ चीज़ तो नहीं आती है, बस एक सिंपल क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको बस बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, जिसमें से आपको क्या पढ़ना होगा कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आप बता सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके बारे में सारी नॉलेज रखनी पड़ेगी कि फर्स्ट जनरेशन कब हुई थी, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन अभी कौन सी चल रही है। ठीक है, उसके बारे में। और मेन चीज़ आपको ये रहेगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ साइज, जैसे बिट बाइट ये सब रहते हैं, गीगाबाइट, उनके बारे में आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी। और जैसे कि अभी तक क्वेश्चन ऐसा आता है कि जैसे कोई फुल फॉर्म्स रहती हैं, जैसे सीपीयू की फुल फॉर्म हो गई, एएलयू की और डब्ल्यू, उन सब की आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फुल फॉर्म मिल सकें उसको आप पढ़ लीजिए कि एक या दो क्वेश्चन तो हमेशा फुल फॉर्म्स में से आते हैं। ठीक है, और जैसे कि आपको आपका मेन टॉपिक तो ये है कि आपको सिलेबस है क्या। मेन चीज़ आपको बेसिक्स पढ़ना है, उसके बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या पढ़ना है कि पहले विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स है, विंडोज़ एक्सपी है, और इन सब विंडोज़ के बारे में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है।
और उसके बारे में आपको नॉलेज रखनी है कि किसने विंडोज़ एक्सपी बनाया है, किसने लाइनक्स का डिस्कवर किया था। इन सब के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक मेन टॉपिक आता है MS ऑफिस, ठीक है। MS ऑफिस में 5 टॉपिक होते हैं, ठीक है। आप उन पांचों के बारे में पढ़ लीजिए, जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेंट और स्प्रेडशीट, इस टाइप से आते हैं, तो आप उन सब के बारे में पढ़ सकते हैं। और मेन चीज़ आपको ये रहेगा कि आपको एक्सटेंशन नेम पढ़ने पड़ेंगे कि हाँ कि जैसे कि टेक्स्ट नोटपैड है तो आपको उसके लिए क्या लिखना पड़ता है, .txt, ठीक है। ये लिखना पड़ता है कि बाद में क्या आएगा फाइल बनने के बाद, जैसे कि और MS वर्ड आता है, MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होगा, .doc, डॉक्यूमेंट। मतलब जैसे कि आप कोई फाइल बना लेते हैं MS वर्ड में, तो आप उसको जैसे सेव करेंगे तो उसके बाद वो डॉक्यूमेंट में बनती है फाइल, ठीक है। उसी तरह से आप एक्सेल बनाते हैं, MS एक्सेल में आपको ये जैसे रिजल्ट हम पब्लिश करते हैं, बनाते हैं, तो जब उसको सेव कर देंगे उसके बाद फिर उसका एक्सटेंशन फाइल आएगी, वो .xls के नाम से आती है। तो ये चीज़ मेन चीज़ है, उसको आप पढ़ना जरूरी होगा। और जैसे कि आपको डोमेन नेम पढ़ने हैं, डोमेन नेम जरूर पढ़ना पड़ेगा कि जैसे कि .com किसके आगे लगा रहता है, ये मतलब होता क्या है। मेन चीज़ तो होती है कॉमर्शियल या कंपनी, ठीक है। जब कोई कंपनी .com लगाती है, वेबसाइट के आगे लिखा होता है ना, तो वो एक कंपनी होती है। और जैसे कि आपने कई सारी वेबसाइट पढ़ी होंगी और उनके आगे लिखा होता है .in लगा होता है ना, तो उसका मतलब होता है इंडिया, कि ये इंडिया की वेबसाइट है और मेन चीज़ भारत सरकार का अधिकार है, ठीक है। और जैसे कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि एक किसी आप बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, बिजनेस साइट होती है वेबसाइट, तो उसके आगे लिखा रहता है .biz, ठीक है। वो भी एक डोमेन नेम है, ठीक है। डोमेन नेम है, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। और जैसे कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो उसके आगे .gov लिखा रहता है। जैसे ये मेन चीज़ें हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन के आगे रहता है तो .org लिखा रहता है, ठीक है। जैसे और आगे आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपको बाइट जरूर याद करनी पड़ेंगी कि जैसे कि 1 MB में कितनी बाइट्स होती हैं और 1 GB में कितनी MB होती हैं। ये सब आपको मेन चीज़ पढ़नी पड़ेगी, और कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। आपको मेन चीज़ क्या है कि फुल फॉर्म पढ़ना है, और डोमेन नेम, एक्सटेंशन नेम, और एक रनिंग नेम आप पढ़ लीजिए। जैसे कि आप रनिंग नेम हमेशा पूछने आता है कि जैसे कि आप रनिंग नेम जो कमांड देते हैं, कमांड जैसे कमांड देंगे विंडोज़ +R दबा के, तो कमांड का ऑप्शन आ जाता है, तो आप जैसे उसमें कोई शॉर्टकट डालेंगे ना तो एक फाइल तुरंत खुल जाती है। जैसे कि आप वहाँ डालेंगे MS वर्ड, ठीक है। MS वर्ड डालेंगे तो MS वर्ड खुल जाएगा उसमें। और जैसे कि आप पावर पॉइंट डालेंगे तो पावर पॉइंट खुल जाएगा। और कैलसी डालेंगे CALC तो कैलकुलेटर खुल जाएगा। इस टाइप की मेन चीज़ वो खुल जाती है। और CMD डालेंगे तो कमांड बॉक्स खुल जाएगा। ये मेन चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता है। और हाँ, आपको पढ़ना हो तो एक CCC की बुक ले लीजिए, या आपके आस पड़ोस में कोई पढ़ रहा हो CCC का कोई कोर्स, तो आप उससे बुक ले सकते हैं। आप उसमें से ही सारा कोर्स आएगा कंप्यूटर का, और कुछ नहीं आएगा। फ्रेंड्स, आपने देखा कंप्यूटर के बारे में विनय भाई ने पूरा नॉलेज दिया। और जैसा इन्होंने CCC के बारे में फंडा बताया, CCC नॉर्मल हो गया, गवर्नमेंट ने सबके लिए एग्जाम के लिए कर दिया, तो आपको बुक भी नहीं परचेज करनी है। आपको CCC की बुक मिल जाएगी, अपने आस पड़ोस में देखिएगा, मिल जाएगी आराम से, और आपको परचेज भी उसको नहीं करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अपने बिजनेस मैथमेटिक्स के बारे में। और इसके बारे में आपको मैथमेटिक्स से हमारे गुरु जी हैं राजेंद्र भाई, वो बताने जा रहे हैं। देखो दोस्तों, मैथ बहुत नॉर्मल पूछता है, ज़्यादा कठिन नहीं पूछता है। जिसमें मैं कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, जैसे नंबर ऑफ सिस्टम, डिस्काउंट, LCM HCF एंड परसेंटेज है, एवरेज है, और बोर्ड स्ट्रीम है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड कस्टम है, इन सब में से एक या दो क्वेश्चन, एलजेब्रा है। इन सब में से बहुत नॉर्मली क्वेश्चन आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल होता है। दोस्तों, आराम से करना है और सिंपल मैथ पढ़ना, ज़्यादा कठिन नहीं। फ्रेंड्स, मैथ के बारे में आपको खास बात बता दूँ कि ये 10th लेवल की केवल मैथ आपकी आने वाली है, तो आप फार्मूला जरूर याद कर लें। जब आप फार्मूला याद कर लेंगे तो अधिकतर आप ऐसे पाएंगे जो फार्मूला पे ही आ जाएं, या फिर उनके जो लैंग्वेज लिखी रहेंगी उसमें आ जाएं, और ऑप्शन में से भी आप उसको रख के निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैथ के बारे में बिल्कुल आप परेशान मत होइए।
और अगला टॉपिक फ्रेंड्स हम अकाउंटेंसी का लेते हैं। और अकाउंटेंसी के अब हम देखिए कॉमर्स के टॉपिक पे अब लौट रहे हैं। अब मैं कॉमर्स के टॉपिक पे लौट रहा हूँ, तो मैं पूरी कॉमर्स की बातें करूँगा। ये टॉपिक्स जो अभी तक मैंने बताया था, हमारे फ्रेंड्स ने कंप्यूटर के बारे में बताया, आपको करंट इकोनॉमिक्स अफेयर्स के बारे में बताया, मैथ के बारे में बताया, और ये सब टॉपिक तो हमारे बाहर के हैं, हमसे रिलेटेड टॉपिक नहीं थे, मगर अब हमसे रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम अकाउंटेंसी की बात करते हैं। अकाउंटेंसी में क्या आने वाला है और कैसे आने वाला है विनय भाई। फ्रेंड्स, अकाउंटेंसी की खास बात बता दें, आपकी 11th-12th की जो अकाउंटेंसी होती है वो इम्पॉर्टेंट है। और उनमें आप देखिएगा 11th की जब आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे थे तो उसमें बेसिक्स पूरा 11th की अकाउंटेंसी पूरी आपके बेसिक्स है। और ये मान के चलिए वही सबसे इम्पोर्टेंट है, वो जो बेसिक्स है वही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आएंगे, आपके डबल एंट्री सिस्टम आएगा और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके आएंगे। तो विनय भाई, कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है? जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको मेनली हमेशा यही आता है कि AS6 हो गया, AS12 हो गया, AS31 हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है कि AS6 में कौन सा मतलब हमें पढ़ना पड़ता है, डैप हो गया, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और एक हायर परचेज सिस्टम, ये सब किस में आता है, किस सिस्टम में आते हैं, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा, AS अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इसमें से एक क्वेश्चन आना जरूरी है, कंपलसरी आता है ये। फ्रेंड्स, अब मैं आगे बात कर रहा हूँ जनरल एंट्री की। तो जनरल एंट्री के क्वेश्चन आने वाले हैं, आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिएगा। जनरल एंट्री आप लोग की बहुत रफ एंड टफ है, और कोशिश कीजिएगा जनरल एंट्री बिल्कुल गलत ना होगी, क्योंकि ये गेनिंग प्रोडक्ट है आपकी, क्योंकि इससे हम लोग की स्टार्ट हुई है जनरल एंट्री से। और फ्रेंड्स, इसके बाद आएगी बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के बारे में आप थ्योरी है पूरी बुक कीपिंग। बुक कीपिंग को अच्छे से याद कीजिएगा, सब्सिडरी बुक्स के बारे में अच्छे से पढ़िएगा आप। और साथ में फ्रेंड्स लेजर है, ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स में भी आपकी जनरल एंट्रियाँ होती हैं, उनको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि वो आने की उसकी ज़्यादा इस बार संभावना है हमारे पास। डिप्रिसिएशन की बात करें तो डिप्रिसिएशन से भी आपके क्या कहते हैं, किस किस प्रकार का डिप्रिसिएशन होता है, 2 टाइप्स मेनली होते हैं। तो उनमें डिप्रिसिएशन के जो टाइप्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि उनमें भी जनरल एंट्री। देखिए, कोई भी टॉपिक अगर अकाउंट आप पढ़ रहे हैं तो उसके जनरल एंट्री जरूर आप पढ़िएगा, क्योंकि जनरल एंट्री आएगी। मेनली आपको कौन सी पढ़नी होगी, जैसे कि आग लग गई माल में, तो आपको कौन सी एंट्री होगी कि क्रेडिट किस में होगा और डेबिट किस में होगा। जैसे कि अगर माल में कोई आग लगती है तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा कि डेबिट किस में होगा और क्रेडिट किस में होगा, ये आपको बताना पड़ेगा। फ्रेंड्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसकी बात करें, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हमारे जो स्टेटमेंट होते हैं, जो हमारे गोल्डन स्टेटमेंट्स कहे जाते हैं, और उनमें अगर कोई हेर फेर बदल हो जाती है तो वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो उनमें भी जनरल एंट्री के पार्ट होंगे और उसके कुछ थ्योरिकल टाइप क्वेश्चंस होंगे, उनको भी आप बारीकी से पढ़िएगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ, टाइप ऑफ अकाउंट आप पढ़ लीजिए जरूर, कि जैसे कि एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं कि वेजेस अकाउंट को आप किस में रखेंगे, पर्सनल अकाउंट में रखेंगे, रियल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में, और सैलरी किस में रखेंगे। इस टाइप के कई सारे होते हैं आइटम्स, इसको आप किस अकाउंट में रखेंगे, ये सब आपको आता है जरूर। एक या दो क्वेश्चन इसमें से आते हैं, वो जो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये हमारे 11th के टॉपिक थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। और अब हम बात करते हैं अपने 12th के टॉपिक्स की। उसमें वाइब्रेंट टॉपिक हैं। देखिए, 12th में आपके ज़्यादा टॉपिक नहीं थे, मगर जितने भी टॉपिक थे वो इतने परफेक्ट थे कि आपके बीकॉम में भी आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, उन टॉपिक्स में आपका पहले टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। देखिए, पार्टनरशिप फर्म जो है, इसकी डिफिनीशन आप जरूर याद कीजिएगा अच्छे से। और साथ में पार्टनरशिप है क्या, और पार्टनरशिप अगर कहीं पे हो जाती है और उसमें एग्रीमेंट नहीं होता है तो फिर कौन सा लॉ फॉलो होगा, ये पार्टनरशिप के बारे में है। पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, पार्टनरशिप में आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि उसमें मेंबर कितने होते हैं पार्टनरशिप में, मिनिमम मेंबर्स एंड मैक्सिमम मेंबर्स। और फ्रेंड्स, ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनरशिप्स मतलब पार्टनर्स के बीच में जो रेशियो होता है, जैसे कोई भी उनमें ट्रांजेक्शन हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो किस प्रकार से उसको बेयर करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें एक होता है जो हम लोग का ऐसा पार्टनर होता है जो काम नहीं करता, जिसे माइनर पार्टनर के नाम से भी हम जानते हैं, जिसका नाम चलता है। अगर पार्टनरशिप की हम बात करेंगे और आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन तैयार किया गया है तो माइनर पार्टनर की बात की जाएगी, और फिर उसमें आपको लॉस दिखाया जाएगा। और लॉस के केस में माइनर पार्टनर का कोई रोल नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, लॉस के केस में माइनर पार्टनर का जब रोल नहीं होता है तो इसको आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन इस बार शायद आ जाए आपकी।
तो फ्रेंड्स आगे हम बढ़ते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, कि जब एक पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है और एक पार्टनर का एडमिशन हमारे में होता है, क्या होगा? पहले बात तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा, और दूसरी बात गुडविल बढ़ेगी इसकी। और गुडविल बढ़ेगी कैसे? तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको पढ़ना पड़ेगा कि किस टाइप से आप वैल्यूएशन कर सकते हैं। और एक दो न्यूमेरिकल आप जरूर पढ़ लीजिएगा, बेसिक न्यूमेरिकल, ज्यादा टफ नहीं, बेसिक न्यूमेरिकल जो इम्पोर्टेंट है आने के लिए। फ्रेंड्स अगला टॉपिक है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब हमारे पार्टनर कोई भी हम फर्म को छोड़ के जा रहे हैं या उसकी डेथ हो गई हमारे पार्टनर की, तो उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस प्रकार से उसमें चेंज होता है, या फर्म का डिसोल्यूशन ही हो जाता है। दोनों केस हो सकते हैं, जैसे दो ही पार्टनर थे, एक चला गया बेचारा, तो फिर अगला क्या होगा? फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें डिसोल्यूशन के क्वेश्चन भी आते हैं, और हमने बताया कि जनरल एंट्री मस्ट फैक्टर है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। और हाँ, जैसे कि डिसोल्यूशन बताया, ये टॉपिक है ना, इसमें आपको मेन क्वेश्चन तो यही मिल जाएगा कि हाँ, जब सारे पार्टनर्स जाएंगे, जब फर्म डिसोल्यूशन हो जाएगी, तो हाँ, उन सबकी जो संपत्तियां होती हैं, एसेट्स, वो किस अकाउंट में ट्रांसफर होंगी, उसको रेवोल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है। फ्रेंड्स इसमें एक टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, ये आप जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि इन दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस होता है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आ सकता है आपका। और फ्रेंड्स अगले टॉपिक पे हम आते हैं कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स। तो फ्रेंड्स कंपनी अकाउंट की बात करते हैं। जब कंपनी एक ओपन होती है, तो कंपनी ओपन होने के साथ उसके कितने डायरेक्टर्स होते हैं, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। और अगर हम शेयर्स उसमें बात करते हैं, तो हमारे इक्विटी शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं। इन सब में हमारे जो क्या कहते हैं जनरल एंट्री का फैक्टर इसमें सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम कंपनी शेयर्स, अकाउंट शेयर्स की बात करेंगे, तो इसमें जनरल एंट्री ज़्यादा आ सकती है और थ्योरी भी आ सकती है, ऐसी बात नहीं। और थ्योरी अगर आएगी भी तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर के बिहाफ पे आएंगी ज़्यादातर। और ये तो जरूर पढ़ना पड़ेगा आपको कि ओनर कौन है, कौन होता है, इक्विटी शेयर होते हैं या प्रेफरेंस शेयर होते हैं, और पहले किसको राइट होता है प्रॉफिट लेने का, डिविडेंड लेने का, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। फ्रेंड्स हम बात करते हैं कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, कि जब कंपनी अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए डेब्ट कैपिटल की उसमें डिमांड होती है, तो इशू ऑफ डिवेंचर का फैक्टर हमारे सामने आता है। और जब इशू ऑफ डिवेंचर आता है, तो इशू ऑफ डिवेंचर में इसके एक लेवल ऊपर जाएंगे, तो इसमें आता है कंपनी अकाउंट्स में रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों टॉपिक से कुछ ज़्यादा ही फैक्टर नहीं आने वाले हैं, बट आप अगर आपके पास टाइम है और आप इसे पढ़ सकते हैं, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो भी सकता है और मे भी नहीं भी हो सकता है। कंपनी शेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यही कहूँगा। और डिप्रिसिएशन के बारे में आप पढ़ें तो जनरल एंट्री के बारे में ज़्यादा फोकस करिएगा। तो फ्रेंड्स ये आपकी अकाउंटेंसी कंप्लीट हो गई टॉपिक, और अब हम आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पे। तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम बता दें। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो हमारे बीकॉम से भी आता है। ये बात आप मान के चलिए कि 10% आपके क्वेश्चंस आपको जितने भी मिलेंगे वो बीकॉम के लेवल के मिलेंगे, वो हॉट्स क्वेश्चंस की कैटेगरी के होते हैं। ठीक, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ये हमारे सेकंड बुक हुआ करती थी, जैसे कि मैं पढ़ा करता था DK गोयल की बुक, तो उसमें हम लोग की सेकंड बुक हुआ करती थी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये रही बुक फ्रेंड्स। और इसकी अगर हम बात करते हैं, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। आप एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स कि हमारा जो क्या कहते हैं बैलेंस शीट बनाने का फॉर्मेट है वो चेंज हो चुका है। अब आप इस पे नए फॉर्मेट पे वर्क भी कर रहे होंगे, और नए फॉर्मेट को आप याद कर लीजिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस सीक्वेंस में होती है। इससे भी क्वेश्चंस आने की काफ़ी डिमांड है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसको एनालिसिस क्या इसमें किया जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपका तैयार होता है, स्टेटमेंट शीट बनती है, उसको एनालिसिस किया जाता है। किसी भी कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करें। टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, फ्रेंड्स आपने इसको जरूर पढ़ा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स हैं, अकाउंटिंग रेशियोज हैं। अकाउंटिंग रेशियोज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें आपके कुछ ज़्यादा ही फार्मूला है। आप जब इसको पढ़ रहे होंगे 12th में अपने, तो इसमें फार्मूलों की भरमार है, आप उनके बीच में कभी ना फंसिएगा फार्मूलों के बीच में, क्योंकि अकाउंटिंग का जो फैक्टर है वो ज़्यादातर 11th और 12th की मेन बुक से लिया जाना है। इस बुक से बहुत ही मेनली 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे फ्रेंड्स।
रेशियो एनालिसिस आता है। रेशियो एनालिसिस आता है। इसके बाद ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होती है, वो पूरा सीरियल से 32 तक लर्न करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं अपने मनी एंड बैंकिंग, और हमारे मनी एंड बैंकिंग के गुरु हैं संतोष भाई। ये आपको बताने जा रहे हैं मनी एंड बैंकिंग के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग मैं मनी एंड बैंकिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला आता है, पहला क्वेश्चन, पहला यूनिट है बैंकिंग का, फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी से 3 क्वेश्चन पूछता है, बीएचयू में हर साल पुट किया जाता है। जो कोई होता है, पहला फंक्शन प्राइमरी फंक्शन होता है, सेकेंडरी फंक्शन होता है और कंटीजेंट फंक्शन होता है। 4 पॉइंट होते हैं। फिर प्राइमरी फंक्शन में 2 पॉइंट होता है। प्राइमरी जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, मनी इज नेचर ऑफ वैल्यू होता है। फिर इसका बाद सेकेंडरी फंक्शन 4 पॉइंट होता है, डिफर्ड पेमेंट होता है, मनी इज स्टोर ऑफ वैल्यू होती है। फिर तीसरा पॉइंट मनी इज द मीन्स द ट्रांसफरिंग पेमेंट ऑफ पावर होती है। ठीक है, फिर इसके बाद कंटीजेंट फंक्शन होता है, मनी इज द बेस ऑफ द क्रेडिट होता है, मनी इज द फैसिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोशल इनकम होता है। फिर चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट इसके अंदर होता है मनी हेल्प इन द इक्वलाइज मार्जिनल यूटिलिटी एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अब मिसलेनियस फंक्शन में 3 पॉइंट होता है। मनी हेल्प टू मेंटेनेंस रीपेमेंट। दूसरा पॉइंट होता है मनी हेल्प डिसीजन। तीसरा पॉइंट होता है मनी प्रोवाइड लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल। ठीक है, ऐसे करके 3 क्वेश्चन बनेंगे। किस यूनिट से? फंक्शन ऑफ मनी से। ऐसे करके हर एक मनी से 7 क्वेश्चन लिया जाएगा, बैंकिंग से 8 क्वेश्चन लिया, कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन दिया जाता है, जो कि 45 मार्क्स होते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि इसका शॉर्टकट नाम मिलता है बीएचयू में, हर साल बीएचयू में पुटअप किया जाता है। जिसका होगा जैसे आईडीबीआई, जिसका पूरा नाम होता है इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कुछ एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो एस्टेब्लिशमेंट हुआ 30 अप्रैल 1964 में। तो ऐसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। पहला हो गया। फिर दूसरा होगा IFCI, जिसे बोला जाता है इंडियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिया ऑफ लिमिटेड, जिसके एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 जुलाई 1948 में। फिर हुआ ICICI का पूरा नाम इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ 5 जनवरी 1955 में हुआ था। IIBI, जिसे होता है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे इसका शॉर्टकट पूरा, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1971 में। फिर हो गया SFC, जिसे बोला जाता है स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 28 सितंबर 1951 में। फिर हो गया SIDC, मतलब इसको स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसके एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1960 में। LIC, जिसका नाम हम जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है, उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 19 जनवरी 1956 में। फिर होता है GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिर होता है 22 सितंबर 1972 में। फिर होता है UTI का पूरा नाम होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1964 में। फिर UTI के अंदर भी 6 पॉइंट आते हैं, जैसे हो गया UTI FSL, जिसका नाम है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया फंड सर्विस, वैसे करके उसकी स्थापना हुआ था 1995 में। ठीक है, फिर इसके अंदर 6 पॉइंट है। दूसरा पॉइंट होता है UTI SL, जिसे होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी एक्सचेंज 1994 में। ऐसे करके 5 पॉइंट है, लेकिन मैं एक पॉइंट और नाम ले रहा हूँ, इसका नाम है एक्जिम बैंक। एक्जिम बैंक को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं, क्योंकि बीएचयू में क्वेश्चन पुटअप किया है। एक्जिम बैंक का स्थापना हुआ था, तो उसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1982 में। ठीक, ये इतना आपको पूछेगा। इसके बाद हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाता है। जिस टॉपिक का नाम मैं ले रहा हूँ, उस टॉपिक से बीएचयू में क्वेश्चन 100% बनता है। ऐसा होगा नाबार्ड, आप पूछ देगा नाबार्ड का पूरा नाम, तो उसका नाबार्ड का पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 12 जुलाई 1982 में। फिर होगा फंक्शन ऑफ, उसका फंक्शन पूछ देगा। बहुत फंक्शन में आ जाता है, क्रेडिट फंक्शन होता है, डेवलपमेंट फंक्शन होता है, रिलेटिव फंक्शन होता है, सम एडिशन टू द फंक्शन होता है। फिर क्रेडिट फंक्शन जब तक हम जाते हैं, क्रेडिट फंक्शन में जो नाबार्ड होता है लोन प्रोवाइड करता है, 3% लोन प्रोवाइड करता है। इसका नाम होता है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म होता है वो मतलब 5 मंथ के लिए होता है, 15 महीने के लिए होता है। जो मीडियम टर्म होता है 15 से 7 ईयर तक होता है। जो लॉन्ग टर्म होता है वो होता है 7 से 25 ईयर तक। ठीक, इसी का रिसोर्सेज ऑफ नाबार्ड की 97-98 में नाबार्ड की थोराइज कैपिटल थी 100 करोड़ की, बाद उसको बढ़ाकर कितना करे 1500 करोड़ रुपया कर देगा। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक के नाम ले रहे हैं जो कि बीएचयू में हमेशा क्वेश्चन पुट किया जाता है। जैसे हो गया IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये उसका क्वेश्चन आएगा, हर यूनिट से पूछता है। इसके बाद RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्वेश्चन बनता है। फिर होता है CDB, ठीक, उससे क्वेश्चन बनता है। फिर बनता है इससे क्वेश्चन SBI का नेशनलाइज कब किया गया था, उससे क्वेश्चन बनेगा। फिर आता है RRB, जिसका नाम है रीजनल रूरल बैंक। फिर इसके बाद होता है NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। ऐसे करके कुछ टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन बीएचयू में हर साल कंटिन्यू पूछता रहता है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है, यही पूरा सिलेबस है बैंकिंग। फ्रेंड्स, इसमें करंट की हम अगर बात करें तो इसमें आपसे करंट के टॉपिक्स भी उठ सकते हैं। जैसे SBI में अभी हाल ही में उसने कई बैंकों को अपने में अंदर मर्ज किया, अभी क्या नहीं करने वाला है, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम आगे के टॉपिक की बात करते हैं, अपने इकोनॉमिक्स के टॉपिक की।
और इकोनॉमिक्स के टॉपिक में हम आते हैं। मेनली इकोनॉमिक्स हमारा 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो फ्रेंड्स, माइक्रो एंड मैक्रो, पहली बात तो आप इसके कॉन्सेप्ट को समझें और इसके डिफिनीशंस को कि किस प्रकार से ये एक दूसरे को अलग बनाते हैं। माइक्रो अलग होता है, मैक्रो अलग होता है, और इसमें सबसे वाइब्रेंट टॉपिक जो हैं मैं उनके बारे में आपको डिस्कस करूँगा। जैसे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जिसको उपभोक्ता का संतुलन भी कहा जाता है। इस टॉपिक में आप बिल्कुल बारीकी से, ज़्यादा इसमें रस करने की जरूरत नहीं है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ग्राफ जो है आप उसको बढ़िया से रीड कर लीजिएगा, आपका ये तैयार हो जाएगा। इसमें आता है थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड जिसे मांग का सिद्धांत कहा जाता है। तो थ्योरी ऑफ डिमांड बहुत ही इजी टॉपिक है, इस हिसाब से आप इसको पढ़िएगा। मगर जितने भी इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में आप ग्राफ जरूर लीजिएगा, या ग्राफ के जरिए समझिए चीज़ों को, क्योंकि जो उसमें क्वेश्चन आएगा कि कर्व कैसे बन रही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है कि किस प्रकार से उसकी स्लोपिंग बन रही है, आईसी कर्व कैसी है, ये सब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर में आते हैं। तो आप जरूर उसके डायग्राम को समझिएगा। फ्रेंड्स, फिर आते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात, जिसमें हम इसके फार्मूला को आप ध्यान दीजिएगा। जब फार्मूला में डेल्टा का यूज़ करते हैं, डेल्टा का ट्रायंगल शेप में होता है डेल्टा, उसका यूज़ करते हैं, तो आप इसका बिल्कुल केयर कीजिएगा। और साथ में आते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, रिटर्न्स ऑफ फैक्टर। फ्रेंड्स, अगर सीबीएसई बोर्ड के आप हो तो रिटर्न्स ऑफ स्केल हटा दिया गया है, मगर रिटर्न्स ऑफ फैक्टर हम लोग में टॉपिक था, तो आप पढ़िएगा तो रिटर्न्स ऑफ स्केल भी एक बार ध्यान दे दीजिएगा। ये ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर कर दें आप, अगर सीबीएसई बोर्ड का था, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने इग्नोर उसको किया है, मगर यूपी ने नहीं किया उसको। मगर आप उसको पढ़िएगा, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के रिटर्न्स ऑफ स्केल के बारे में भी आप पढ़िएगा। फिर फ्रेंड्स, हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। इसके बाद अगला फ्रेंड, जैसा कि मैं आगे आपको बता रहा था कि आप अंडर परफेक्ट कंपटीशन क्या है आपका, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कैसा है, मोनोपोली कंपटीशन कैसा है, इन सब के आप डिफिनीशन बढ़िया से पढ़िएगा, और ये किस प्रकार से एक दूसरे को रिलेट करते हैं इनके बारे में पढ़िएगा। कि आपको जो क्वेश्चंस बन के आएंगे वो क्वेश्चन इस प्रकार से होंगे कि जैसे कि गला काट प्रतियोगिता, जैसे हम जानते नहीं है कि एक दूसरे को पीछे पड़ जाते हैं, एकदम मार्जिनल रेट पे एकदम बेच देते हैं, एकदम बारीकी पे, थोड़े थोड़े प्रॉफिट पे। गला काट प्रतियोगिता, अगर गला काट प्रतियोगिता का नाम लिया जाएगा तो हम जाहिर सी बात है परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहा है। ठीक फ्रेंड्स, इन सबका आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये लॉजिकल लैंग्वेज में आपसे पूछने वाला है, सिंपली आपसे डिफिनीशन नहीं पूछने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने मैक्रो के टॉपिक पे। माइक्रो हमारा डिपार्टमेंट खत्म हो गया, मैक्रो के टॉपिक पे आते हैं। मैक्रो के बारे में आप पढ़िएगा, उसके ग्राफ के बारे में आप पढ़िएगा, और मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। फ्रेंड्स, इसको निकालना सीख जाइएगा कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, थोड़ी सी एक टेक्निक होती है, थोड़ा उसको फॉलो करेंगे आप, टीचर बताएंगे आपके। नेशनल इनकम निकालना, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, उसके जो रिलेटेड एग्रीगेट्स जैसे एनएनपी होता है, जीडीपी होता है, इन सबको निकालना आपको बढ़िया से आ जाना चाहिए। फ्रेंड्स, मनी एंड इट्स फंक्शंस, आपको मनी एंड बैंकिंग में इन्होंने बता दिया पूरा मनी एंड इट्स फंक्शंस के बारे में। और मनी सप्लाई एंड क्रेडिट कंसर्न, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मनी किस प्रकार से सर्कुलेट करती है, उसका क्रेडिट कंसर्न कैसे होता है, लॉन्ग टर्म मनी कैसे आती है, शॉर्ट टर्म मनी कैसे आती है हमारी, और मनी के स्टैंडर्ड क्या है, और मनी के हम लोग के जो कहते हैं ना रिसोर्सेज, मतलब स्रोत क्या क्या है। और आते हैं अपने सेंट्रल बैंक जैसा इन्होंने आरबीआई के बारे में बताया। तो फ्रेंड्स, हम लोग में यही टॉपिक था, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, रिलेटेड कॉन्सेप्ट इसके आते हैं। और आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में आता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीपल एंड इट्स वर्किंग के बारे में आता है। तो फ्रेंड्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये भी आपके टॉपिक में है। तो मनी एंड क्या कहते हैं, हम अगर इकोनॉमिक्स टॉपिक बात करते हैं, इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा एक लार्ज स्केल का टॉपिक है, बट इसमें 15 क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चंस केवल आने वाले हैं, जिसमें से 7 आपका माइक्रो पूछेगा, 7 मैक्रो पूछेगा। बट जिस प्रकार से भारत सरकार ने डिमोनेटाइजेशन किया है और इस बजट आपका आया है, तो आप ये मान के चलिए आपका मैक्रो सेक्टर बहुत ज़्यादा ही ब्रॉड हो गया है, क्योंकि ये 2 बड़े बदलाव आपके मैक्रो सेक्टर के हैं। ठीक है, तो ये मान के चलिएगा करंट इकोनॉमिक्स अफेयर्स और इसका मैक्रो सेक्टर, ये दोनों पार्ट इससे रिलेट करेगा। तो मैक्रो के टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़िएगा, आप नेशनल इनकम निकालना अच्छे से जानिएगा, क्योंकि और जीडीपी में इसका बहुत बड़ा योगदान है आपके टॉपिक्स का। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं हमारे एक टॉपिक आता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपकी बुक होगी बिजनेस की स्टडीज़ की, आप उसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़िएगा। और साथ में बिजनेस मैनेजमेंट,
बिजनेस मैनेजमेंट में हम जानते हैं टू ऐसे हमारे दो लोग हैं कि जो बहुत बड़ा योगदान मैनेजमेंट में दिए, जैसे हमारे फ्यॉल है और एफ.डब्ल्यू. टेलर है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्यॉल ने क्या क्या बदलाव किए, इन्होंने साइंटिफिक रूप से किया, उन्होंने अपने परंपरागत रूप से क्लासिकल मॉडल जिनको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आप इनके बारे में जरूर स्टडी थोड़ा बहुत कर लीजिएगा। और जो आता है पोस्ट डीसी से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा, आप बिल्कुल मत डरिएगा। प्लानिंग मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन ये सब करके दिया हुआ है। तो पोस्ट डीसी अगर लिख देगा तो आप डरिएगा नहीं, उसमें पोस्ट डीसी का मतलब भी होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। ओके फ्रेंड्स, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन ये रहता है, एंड लास्ट में बजटिंग भी होता है। उसमें एक बुक का नाम है बीएचयू के प्रोफेसर डॉक्टर ओपेरा लिखे हैं बिजनेस मैनेजमेंट, अच्छी बुक है, वो लेना, पूरा क्वेश्चन से पूछा जाता है, बहुत अधिकांश क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, हमेशा पूछा है बीएचयू क्वेश्चन अधिकांश देखेंगे और डॉक्टर ओपेरा की बुक में अधिकांश क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स आप लोग बस बेहतर पब्लिकेशंस की बुक होंगी, जैसे कि मैंने दिनेश से पढ़ा था, ये बहुत अच्छी बुक है, ये भी दिनेश भी अच्छी बुक है। और उस टाइम हम लोग की क्या कहते हैं, बुकों की बहुत ज़्यादा भरमार थी, तो आप भागिएगा नहीं, आप जो बुक पढ़ रहे हैं आप उसी पे रहिएगा। और एक बात याद रखिएगा कि आपका जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है तो उसके पीछे हॉट्स क्वेश्चंस होते हैं, तो उन हॉट्स क्वेश्चन कोई ज़्यादा बड़े नहीं होते, एक दो लाइनें के होते हैं, उनको जरूर पढ़िएगा। टॉपिक के एंड में जब आपका चैप्टर एंड होता है तो उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस होते हैं, तो उनको जरूर रीड कर लीजिएगा, क्योंकि वो पूरी आपकी समरी होती है। कभी भी आप कोई भी बुक लेंगे तो उसकी एक समरी होती है, तो समरी को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि समरी से ही ज़्यादा आता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग मिलके आपको पेपर स्टडी करते हैं। इस बार जो आपका 2016 का पेपर था उसकी स्टडी के बेसिस बताएंगे कि आपको और अच्छे से क्या करना है। दोस्तों मैं इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बता रहा हूँ, जिसे जरूर पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आ जाए। जैसे है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक, उसके बाद होगा प्रथम अर्थशास्त्री कौन था जो प्रतिष्ठित सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, चुनौती दिया था उसको। उसके बाद है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचयिता। तो फ्रेंड्स आप बुक्स राइटर और उनके नाम जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, इनको आप जरूर पढ़िएगा। और इनकी सारी कैटेगरीज आ जाएंगी कि रॉबिन्सन ने क्या क्या लिखा था, कि कौन सी बुक लिखी, मार्शल की कौन सी बुक ज़्यादा पॉपुलर थी, एडम स्मिथ की कौन सी बुक ज़्यादा पॉपुलर थी, फिशर की कौन सी बुक ज़्यादा पॉपुलर थी, इन सब के बारे में आप जरूर पढ़िएगा। और एक मैं हंसी की बात बताता हूँ आपको, एक इकोनॉमिक्स की अगर बात हो रही है तो श्रीमती बारबरा बूटन के बारे में आप जान रहे होंगे। इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स ने अपनी डिफिनेशन से अपना गला घोट लिया है। तो फ्रेंड्स ये हंसी की बात है कि, और ये बात सच भी है कि सबकी अपनी अपनी जैसे लाइफ की डिफिनेशन होती है वैसे इकोनॉमिक्स की भी डिफिनेशन होती है। तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, श्रीमती बारबरा बूटन जी ने बहुत अच्छी बात कही, मगर आप भी पूरा फोकस कीजिएगा इकोनॉमिक्स को एंजॉय करने के लिए। और एक प्रोफेसर के नाम ले रहे हैं जिसका इकोनॉमिक्स में बुक अच्छे हैं, बीएचयू के प्रोफेसर डॉक्टर एचके सिंह। इकोनॉमिक्स लिखे इसमें स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट, मोनोपोलिस्टी, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन आपको मिलेगा। इससे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन बन सकता है। और इकोनॉमिक्स एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसकी डेफिनेशंस बहुत सारे हैं। इसमें मेन डेफिनेशन 4 ही कही गई हैं, तो उसमें से मेन आप पढ़ लीजिएगा वेलफेयर की किसने लिखा है और कौन से राइटर हैं, और सेक्रेसी हो गया, इस टाइप के 3-4 डेफिनेशन है, उनके राइटर के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आता ही है। और फ्रेंड्स बीएचयू का कंपटीशन है, कोई डरने का नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस आपका, बहुत बीएचयू और कुछ नहीं बचा। 12th में पढ़े हो उसी से बेस्ट रहेगा पूरा। और एक हंसी की बात बताऊं, हम लोग क्या कहते हैं, कौन से 2014 बैच के ना, 2014 बैच के, और उसी टाइम बीएचयू का कट ऑफ सबसे हाई गया है 275। हम लोग सबसे हाई कट ऑफ वाले हैं, कि जब हम लोग का कट ऑफ इतना हाई था तब हम लोग ने वहां पर एडमिशन लिया अपना, मगर कभी भी उतना कट ऑफ गया ही नहीं। वही हम लोग का बैच था जो 2014 का बैच, जो कि इतना हाई कट ऑफ गया। मगर फ्रेंड पिछली बार के कट ऑफ की हम बात करें तो 238 गया है, बहुत 238 बहुत लो ही हमारा गया। अगर 238 की हम बात करें तो हमारा जाहिर सी बात है 80 क्वेश्चन पे आकर मामला खत्म हो गया, क्योंकि 3 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन पे आपको, 8 into 3 आपका पहुंच गया वहां पे। क्योंकि इस बार नया फॉर्मेट था ना, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आया और सिलेबस चेंज कर दिया गया, पहले हिंदी हटा दिया गया, फिर इसके जगह इंग्लिश डाल दिया, कंप्यूटर डाल दिया गया। लेकिन इस बार का जो है वो काफी हाई आने वाला है फिर से, क्योंकि इस बार सब कुछ पढ़ चुके हैं, सारे लोग पढ़ चुके हैं, सबको पैटर्न पता है, और बस इसी बेस्ट पे रहेगा, वही पढ़िएगा आप सब। 10 सेक्शंस में डिवाइड है, 10 सेक्शन पढ़ना है।
फ्रेंड्स आप मैं यही कहूँगा जो टॉपिक हम लोग रन किए हैं उन टॉपिक्स को आप बारीकी से देखें और हमारे लेक्चर को ध्यान से सुने। और ये बात याद रखें कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। हाँ, कोई भी कोचिंग बुरी नहीं है, सारी कोचिंग बेटर है, क्योंकि उन्होंने अपनी स्टडी के आधार पर अपने नोट्स तैयार किए हैं, सब कुछ जैसे हम लोग ने भी तैयार किए अपने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस और हम कोशिश करेंगे कि आप तक वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पहुंचे। तो आप अपना प्यार जताते रहें, कमेंट बॉक्स में आते रहें, और कमेंट बॉक्स के जरिए आपको पता चलेगा कि वो एमसीक्यू क्वेश्चन आप तक कैसे पहुंचेंगे। और वो तो आपके फ्रेंड्स लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। 100% क्वेश्चन उसी में से आ सकते हैं, पूरा पूरा चांस है। वैद्य बोलता नहीं है रामबाण इलाज रामबाण इलाज है गुरु बीएचयू में आ जाओगे। और एक बात बताऊं, आप अपना टारगेट लेके चलिएगा 100 क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट, जो भी कीजिएगा सही कीजिएगा, सही के सिवा कुछ मत कीजिएगा। अगर आप 101% श्योर हैं तो ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, बिल्कुल भी गेस मत कीजिएगा। और 100 क्वेश्चन अगर आपको बीएचयू में सीट लेनी है, एफओसी में लेनी है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में लेनी है, तो आप ये मान के चलिए आपको 100 क्वेश्चन राइट टू राइट अटेम्प्ट करने हैं, ठीक। और बैड अटेम्प्ट की तरफ जाइए ही मत, गलत करने की सोचिए ही मत। आप सिंपली ध्यान दीजिए, कॉमर्स के सब्जेक्ट ज़्यादा बढ़ गए भाई, और दिमाग बिल्कुल मत खपाइएगा, 1 मिनट मिलने वाला है क्वेश्चन पे, ठीक है, चिल। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स से रहती है, जिसका एक अगर क्वेश्चन गलत होता है 3 नंबर का तो 4 नंबर लेकर जाता है। ये बहुत बेकार मार्क्स रहे हो जाएगा। इससे अब पूरी कोशिश कीजिएगा कि आप बैड अटेम्प्ट ना करें। अगर आप पूरी तरह श्योर हैं तभी आप उस पर टिक करिएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग की तरफ से बीएचयू वर्ल्ड की टीम की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयाँ, और आप लोग यहाँ पे पहुँचिए, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो पक्का बता रहे हैं हमारी पूरी बीएचयू वर्ल्ड की टीम आपसे मिलेगी। आप कमेंट बॉक्स में अपने आप को मेंशन कीजिएगा, हम आपसे यहाँ पे मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे आते हैं, आपको पेपर होने में कोई दिक्कत होती है या फिर कुछ और जानकारियाँ आपको चाहिए, तो हम लोग आपकी हर संभव प्रयास करने को तैयार है। और हाँ, अगर आपका यहाँ रिक्रूटमेंट हो जाता है तो प्लीज़ जरूर बताइएगा, हम आपसे जरूर मिलेंगे और आपको बेस्ट विशेष बताएंगे और तैयारी के और नए तरीके बताएंगे। तो फ्रेंड्स हमारी तरफ से यही, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं बीएचयू वर्ल्ड की टीम की तरफ से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें और अच्छे से अच्छे नंबर लाएं, और बिल्कुल डरने का नहीं, टेंशन लेने का बिल्कुल नहीं, और देने का भी तो बिल्कुल ही नहीं, ठीक है हम लोग ने भी हंसी मजाक में ही निकाल दिया भाई आप लोग भी हंसते हंसते आइएगा, स्माइल करते हुए। कीप स्माइलिंग एंड एंजॉय। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा कमेंट लाइक एंड शेयर। भाई तुम लोग भी बोलो और आपको एक और बार बेस्ट ऑफ वेरी 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 गुड वेरी लक, बेस्ट ऑफ लक।